वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। और केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए केपीएम जीएस कंपटीशन में जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और आज के इस क्लास में और आज के सेशन में हम आज सॉल्व करेंगे सेक्शन बी यानी कि इंग्लिश सेक्शन का। तो सारे बच्चे पेपर और पेन निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन हमने सही किया था और कितने क्वेश्चन गलत किया था। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और आज जो है पार्ट 2 यानी कि सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा वीडियो, यानी कि मैथ्स का जो है सॉल्यूशन पढ़ चुका है और जीएस के 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे 6 to 8 इंग्लिश पोर्शन की। तो बहुत ही इजी था, पेपर की बात करें तो बहुत ही इजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगर हम बात करें पिछले एग्जाम्स की अपेक्षा, पिछले एग्जाम्स के रेस्पेक्टेड, तो बहुत ही ज्यादा इस बार इजी पेपर सेट किया गया था। और इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा लगा देखकर कि हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज हम सॉल्व करते हैं पोर्शन बी यानी कि सेक्शन बी इंग्लिश का। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए लगातार नियमित रूप से उस पर प्रयास करते रहना, इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में लिखना था। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर क्या होता है, परसिवरेंस होता है। परसिवरेंस यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परसिवरेंस। ठीक है ना, देख लीजिए कितना आपका सही था, कितना आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन इंडिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि हु ब्रॉट इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश इंडिया में कौन लाया था, यानी कि सबसे पहले कौन लाया था उसके बारे में बात करें तो वहां पे हो जाता है थॉमस बैरिंगटन। नहीं तो आप अगर गूगल सर्च करोगे तो वहां पर कुछ और बताएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये सर्च करोगे कि इंग्लिश जो है वो पहले कौन लाया था भारत में, तो वो आपको आएगा थॉमस बैरिंगटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव में पूछा गया है कि ये क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो होगा एडवर्ब का। ध्यान रखिए वेयर जो होता है वो एडवर्ब होता है, यानी कि आप पढ़े होंगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो जितने भी डब्ल्यूएच फैमिलीज होती हैं तीनों में कैटेगराइज होती हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं और कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर जो वेयर है ये कहाँ का दे रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ वर्ड, तुम कहाँ रहते हो, किसी से जानकारी कोई मांग रहा है प्लेस की। तो अगर प्लेस की कोई जानकारी मांगता है तो वो होता है एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब भी 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आपको अच्छे से एडवर्ब के बारे में समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस एडवर्ब के बारे में पड़ी हुई है, उसको जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्जर फॉट डैश करेज। ऑप्शन है बाई, विथ, फ्रॉम और अलोंग। तो फॉट के साथ हमेशा जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है फाइट के साथ वो होता है विथ। क्या होता है, विथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा यहाँ पर विथ भरा जाएगा। द सोल्जर फॉट विथ करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया था, एक क्वेश्चन कटवाया भी गया था, 4 नंबर पे 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो एक क्वेश्चन करवाया गया था, क्वेश्चन कटवाया गया था। लेकिन अगर ये भी अगर कोई बच्चे की है तो ये भी देख ले कि हाँ इसमें भरा जाएगा। यहाँ पे ही वॉज चार्ज्ड दैट मर्डर। तो प्रीपोजिशन करेक्ट भरना है तो चार्ज के साथ जो लगता है प्रीपोजिशन वो होता है विथ। क्या होता है, विथ, यानी दोनों प्रीपोजिशन में विथ ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इट वाज अ प्रिविलेज टू मीट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लास्ट वीक। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो प्रिविलेज है ये स्पेलिंग गलत है, प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है और 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें एक स्पेलिंग सही है, उसको आपको चूज करना था। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी ऑप्शन नंबर पी, यानी कि PRIVILEGE। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, एक विशेष अधिकार होता है प्रिविलेज का मतलब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
होता है राज डैश हिज फैमिली लास्ट ईयर। तो इसमें आपको करेक्ट वर्ब्स भरने थे, मीट, मीटिंग, मेट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो एग्जैक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, राज मेट हिज फैमिली लास्ट ईयर, यानी कि राज जो है अपने फैमिली से लास्ट ईयर मिला था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रैबिट डैश द कैरेट। तो यहाँ पे है ऑप्शन में है ईट, एट, ईटेन, नन ऑफ दीज। तो नॉर्मली यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा एट, द रैबिट एट द कैरेट। ये भी आपका सही अर्थ दे रहा है कि रैबिट ने कैरेट को खाया। ठीक है ना, खा लिया था, ठीक है, खाया था। तो आपका अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही किया है तो जान लीजिए आपका नंबर श्योर है, मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि रिच के द्वारा गवर्न किया जाना। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार चलाना। कोई अमीर इंसान हो खुद गवर्नमेंट चलाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लूटोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ मोमेंटस। मोमेंटस का करेक्ट सिनोनिम आपको फिल करना है, ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शंस हैं आपके इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी, फ्लीटिंग और मोन्यूमेंटल। तो मोमेंटस की मीनिंग पहले समझते हैं। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है, महत्वपूर्ण। जैसे ही हमने महत्वपूर्ण बताया वैसे ही आपको लग गया कि इंपॉर्टेंट जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो एक्चुअल में भी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, टिक द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ डीकैम्प। डीकैम्प का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है, इसी से मिलते जुलते मीनिंगफुल, इसी से आपके वर्ड इस पे लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मूव एंड एनकैम्प, फ्ली एंड हाइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, बिना बताए कहीं से भाग जाना, बहुत ही तेजी से। डी कैम्प हो जाना, कैम्प से क्या हो जाना, भाग जाना। तो डी कैम्प का हो जाएगा फ्ली, डी कैम्प का हो जाएगा फ्ली हो जाना। बहुत हफड़ा तफड़ी में, बहुत आनंद फानन में कहीं पे भागने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्ली का प्रयोग करते हैं। मूव का प्रयोग होता है जैसे कभी आपको कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, हो सकता है तब आप मूव करते हो आराम से, एक सिस्टमेटिक ढंग से। इस वजह से दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आया है वो है टिक द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ माइग्रेट। माइग्रेट का एंटोनिम लिखना है, यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना है, इसका विलोम लिखना है। तो जो ऑप्शन है वो है रिटर्न, रिहेबिलिटेट, ट्रांसफर और सेटल। तो माइग्रेट का मतलब होता है, पहले तो बात जान लेते हैं माइग्रेट की। माइग्रेट का मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, इसका माइग्रेट। यानी कि जैसे होता है ना, माइग्रेट करते हैं, एक देश से दूसरे देश माइग्रेट कर लेते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करने का मीनिंग होता है कहीं पर सेटल, कहीं पर स्थानांतरण हो जाना, कहीं पर चले जाना। लेकिन हमको क्या यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इसका एंटोनिम यूज करना है, यानी कि कहीं पर जाना, कहीं तो कहीं से आना, यानी कि रिटर्न आपका जो हो जाएगा, वापस आना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने रिटर्न पे क्लिक किया है तो आप श्योर हो जाइए कि आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है टिक द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ मिथ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिथ। मिथ के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर सुने होंगे, एज अ माइथोलॉजी वर्ड सुने होंगे कि माइथोलॉजी होता है, मिथ होते हैं, क्या होते हैं। और अगर आप इसको सर्च करोगे तो मिथ का जो निकलेगा वो हमें लगता है 100% ट्रुथ निकलेगा, लेकिन जो होता है मिथ का जो होता है वो ट्रुथ एंटोनिम नहीं होता है, क्योंकि मिथ का मतलब लोग सोचते हैं झूठा होता है और ट्रुथ का मतलब सही होता है, तो इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो आपको हेजिटेट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आपको हेजिटेट आप तब नहीं होते हैं जब आप उस वर्ड से, मतलब हमें उस वर्ड से अच्छे से वाकिफ होते हैं, अच्छे से उससे फैमिलियर होते हैं, तब आप उसको गलत नहीं करते हैं। आप ध्यान से समझिए, मिथ का मतलब होता है झूठा, सही है, लेकिन मिथ एक ऐसा वर्ड है जो ऐसे झूठ को रिप्रेजेंट करता है जो हम जानते तो हैं झूठ है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, उसको हम डायरेक्टली डिनाई भी नहीं करते हैं कि झूठा नहीं है, और उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करते कि झूठा है। जैसे हमने आपसे पूछा कि कोई चीज ऐसे, जैसे आप रिलीजन की बात करें, यानी कि जैसे हमने महाभारत, गीता,
इन सारी चीजों की बात करें कि क्या ये सही है, तो कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन वो गलत भी नहीं मानते उसको। गलत न मानने का मतलब कि वो उनके पास प्रूफ भी नहीं होता कि गलत कैसे साबित करें उसको, और वो सही मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस वर्ड के लिए इसमें क्या यूज किया जाता है, दैट इज माइथोलॉजी यूज करते हैं। तो उसी के संदर्भ में, हम उसी के रेफरेंस में मिथ का जो यहाँ पे होगा वो होगा फैक्ट। तो मिथ आपको समझा भी दिया, और मिथ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फैक्ट होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारे वर्ड दिए जा सकते हैं, लेकिन ये वर्ड जो ट्रूथ है इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है ना। आप गूगल भी करेंगे तो सकता है आपको ट्रूथ मिले, लेकिन ये गलत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इंग्लिश को मीनिंग से नहीं समझ सकते हो, ठीक है ना। कौन सी मीनिंग कहां पर यूज की जा सकती है, ये अगर आप पढ़ रहे होगे तो अच्छी तरीके से जान रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जो फादर है, फादर कहे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के, लाइडली मरे कहे जाते हैं, लाइडली मरे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राम इनवाइट्स मी डैश टी, राम ने मुझे चाय पर इनवाइट किया। तो यहाँ पर कभी कभी लोग क्या यूज कर देते हैं, ऑन, लेकिन ऑन गलत होता है। यहाँ पर की अंग्रेजी क्या होगी, होगी टू। तो याद करना, राम इनवाइट्स मी टू टी, राम इनवाइट्स मी टू टी। तो ये चीज याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं पर भी किसी चीज पर, खाने पर, लंच पर, ब्रेकफास्ट पर, चाय पर, नाश्ते पर, कुछ कहीं पर भी बुलाने की अंग्रेजी जो होगी उसके पहले जो प्रीपोजिशन लगेगा वो होगा टू। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉट डॉट ऑरेंजेस आई थॉट वर वेरी श्योर। श्योर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खट्टे थे। तो यहां पर जो होगा एन है, ऑप्शन में ऑन है, द है, ए है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एन ऑरेंजेस आई ब्रॉट वर वेरी श्योर, नहीं बिल्कुल नहीं। एन यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट होगा, सारे सही कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई। एन भी सही कर सकते हो, लेकिन एन नहीं सही होगा। यहाँ पे होगा द ऑरेंजेस, वो उसी ऑरेंजेस की बात कर रहा है जो उन्होंने खरीद के लाया था, वही ऑरेंजेस की बात कर रहा है कि वही क्या थे, खट्टे थे। यानी डेफिनेट आर्टिकल आपको यूज करना है, यानी कि द यूज करना है। द ऑरेंजेस, वही ऑरेंजेस, यानी कि जो ऑरेंजेस उन्होंने खरीदा था, जो संतरे उन्होंने खरीदा था, वही क्या है, वो गलत, मतलब कि वही श्योर है, ठीक है ना। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अभी समझ लीजिए कि ये भी विवादित हो सकता है। यानी कि फंगस का जो प्लूरल होता है वो फंजाई और फंगसेस दोनों होता है, लेकिन जो एक्चुअल में होता है, जो आपका सही होता है एग्जाम में, वो होता है आपका फंजाई, और फंगसेस जो होता है वो आपका सही नहीं माना जाता है। लेकिन किसी ऐसे रेयर केसेस में, जैसे हो सकता है फंजाई ऑप्शन में ना दिया होता तो हम फंगसेस को मान सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट इसका प्लूरल फॉर्म होगा फंजाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज प्रजातियां जो होती हैं, स्पेसीज का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है स्पेसीज ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। स्पेसीज का प्लूरल फॉर्म स्पेसीज, दोनों फॉर्म में सिमिलर रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन। एक बार आप पढ़ लोगे लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। तो जो मोंक का फेमिनाइन जेंडर होता है, यानी कि महंत होता है मोंक का मतलब, और नन का मतलब होता है महंतनी, यानी कि जो मोंक की वाइफ होती है उनको नन बोला जाता है, ठीक है ना। तो मोंक का फेमिनाइन जेंडर होगा नन होगा। आपको इसको रट्टा मार लेना है, आने वाले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आस्किंग क्वेश्चंस में से वन ऑफ हो सकते हैं। मोंक का जो होगा वो नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पिक आउट द करेक्ट जेंडर ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू का करेक्ट जेंडर पिक करना है कि कौन सा जेंडर है। पिक आउट द करेक्ट जेंडर ऑफ नेफ्यू। आंट, अंकल, नीस, यहाँ पे करेक्ट जेंडर यूज करना था। यहाँ पे नेफ्यू का ना तो फेमिनाइन जेंडर यूज करना है, लिखना है, ना ही मैस्कुलाइन, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है। यानी कि ये ऑप्शन जो होता है वो आपका टोटली गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया ही गया था कि आप क्या करो, उसका फेमिनाइन जेंडर बना दो, ठीक है ना। नेफ्यू का भतीजा होता है तुरंत बच्चे देखते ही कर देते, पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। नेफ्यू का नीस कर देंगे, तुरंत भतीजी,
तुरंत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जेंडर तो बताने की बात नहीं किया था, यहाँ पर बोल रहा था कि पिक आउट द करेक्ट जेंडर। नेफ्यू का जेंडर क्या होता है, जैसे हमने पूछा लड़का का जेंडर क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक ना। वैसे नेफ्यू का जेंडर क्या होता है, तो नेफ्यू का जेंडर क्या होता है, वो होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर ऑप्शन में है ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन से आपको बच के रहना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो अगर आपका गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी का हमें लगता है गलत ही होगा। जिसका सही है कमेंट्स में जरूर बताइए सर मेरा सही है, और देखते हैं कितने बच्चों का सही है। और जितने बच्चों का सही होगा हम मान लेंगे कि वो जेन्युइन माइंडसेट के हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट्स में इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखिएगा और अपना नाम एसआर रो में जरूर लिखिएगा कि क्या हमारा सही था या गलत था। तो नेफ्यू का नीस बिल्कुल नहीं होगा। देखते ही क्वेश्चन के वर्ड्स को तुरंत आंसर नहीं मारना है, हमको पढ़ना है अच्छे से कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसे ही एग्जाम में सेट होते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आज का सेक्शन बी का पोर्शन, यानी कि ग्रामर सेक्शन का, जो कि बहुत ही इजी था और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इनको लिख लेते हो, नोट डाउन कर लेते हो, तो ये आने वाले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट जीएस कंपटीशन के लिए भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो अब मिलते हैं हम 9th to 12th के ग्रामर के सेक्शन के साथ। तब तक आप पूरे वीडियोस को अच्छे से फिर से देख डालिए और एनालिसिस कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही थे और कितने क्वेश्चन हमारे गलत थे।